फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिमिनो साइंस वेयर क्यूरियोसिटी मीट्स क्लैरिटी। आज हम बात करेंगे मैजिक की, लेकिन ये असली वाला मैजिक है, द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री। यस, अगर हम गर्मी में दूध को बाहर रख दे तो क्या होता है? दूध फट जाता है। इसे हम कर्डलिंग कहते हैं। ठीक है। अगर आयरन की कील को बारिश में छोड़ दे तो वो ब्राउन पड़ जाती है। इसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो ये सब क्या है? इन्हें हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, तो ये क्या है? ये एक पेपर है। ठीक है। अब इसको अगर मैं यहां से काट दूं तो अब भी ये पेपर ही है। क्या इसमें कुछ चेंज आया? नहीं, मटेरियल तो पेपर ही है ना। तो इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन अब इसी पेपर को अगर मैं जला दूं तो क्या होगा? तो ये स्मोक और ऐश में चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या आप स्मोक और ऐश से वापस इस पेपर को बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। मतलब टोटली एक नया सब्सटेंस बन चुका है। अब ये पेपर वापस नहीं आ सकता। इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। मतलब एक कोई नया सब्सटेंस बनता है विद टोटली न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस है फिजिकल और केमिकल चेंज में। ठीक है। तो पहला फीचर है न्यू सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है। और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके, देन अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो फिजिकल चेंज में कॉम्पोजिशन अनचेंज्ड रहता है। जैसे मैंने पेपर को फाड़ा तो पेपर का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो गया, पेपर पेपर ही था। ठीक है। वह और केमिकल चेंज में कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे हम पेपर को अगर जला दें तो अब उसका कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब वो स्मोक और ऐश में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। तो कॉम्पोजिशन चेंज हो चुका है। रिवर्सिबिलिटी, तो अगर रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो फिजिकल चेंज यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है। और केमिकल चेंज जो होते हैं वो यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं, उसको रिवर्स नहीं कर सकते यूजुअली। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फिजिकल चेंज में सिर्फ किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है, बस। उसका स्टेट चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है। ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो केमिकल चेंज है तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज होता है। ओके, अब एनर्जी की अगर बात करें तो फिजिकल चेंज में लिटिल या नो एनर्जी चेंज होता है। ठीक है। थोड़ा बहुत होगा या तो बिल्कुल भी एनर्जी चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज में। लेकिन केमिकल चेंज यूजुअली क्या होता है? एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और रिलीज से ही केमिकल चेंज होता है। ठीक है। या तो एनर्जी रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है केमिकल चेंज में। लास्ट इज एग्जाम्पल्स। तो फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है। आइस जब मेल्ट होता है पानी बन जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी तो सेम होती है। ठीक है। आइस भी वाटर ही है, H2O मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मूला H2O ही है, आइस के फॉर्म में भी और वाटर के फॉर्म में भी। जस्ट उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है। बॉइलिंग वाटर सेम, वाटर का चेंज स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, जस्ट लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी सेम है, वाटर ही है वो। कटिंग पेपर देख लिया हमने वो। मिक्सिंग सैंड एंड सॉल्ट, तो सैंड और सॉल्ट को भी अगर आप मिक्स कर दो साथ में, वो भी एक फिजिकल चेंज है। क्यों? आप सीव से सॉल्ट को सैंड से अलग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप सीविंग करेंगे, स्ट्रेनर्स यूज करेंगे तो सैंड जो सॉल्ट जो है वो सीव होके नीचे आ जाएगा और सैंड जो है वो स्ट्रेनर में या सीवर में रह जाएगा। फिर केमिकल चेंज में अगर एग्जांपल देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। आयरन में जब रस्ट होता है तो वो केमिकल चेंज होता है। बर्निंग वुड को जलाना इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। वुड को जला देंगे, वो भी ऐश और स्मोक पर कन्वर्ट हो जाएगा, उसको वापस हम वुड नहीं बना सकते, है ना। कुकिंग फूड, यस, कुकिंग फूड इज ऑल्सो केमिकल चेंज, है ना। हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उससे हम डिश तैयार करते हैं। अब उस डिश को क्या हम वापस रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। फिर बेकिंग केक, सेम लॉजिक। आप रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, एक केक बेक करेंगे, लेकिन उस केक को वापस रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब होते हैं केमिकल चेंज। ठीक है। तो हमने क्या देखा? अगर कोई नई चीज बन रही है जिसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज हो रही है और उसको हम वापस सेम फॉर्म में नहीं ला सकते जिस फॉर्म में वो पहले था, देन इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। और अगर कोई चीज जो अपना स्टेट ऑफ मैटर जस्ट चेंज कर रहा है या शेप चेंज कर रहा है, साइज चेंज कर रहा है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, केमिकली वो सेम ही चीज है, तो वो एक फिजिकल चेंज कहलाता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है।
तो अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है ना, या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म वाटर। अब ये कितना एक लंबा सेंटेंस लिखने में कितना लंबा लगेगा। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि हर एक जो एलिमेंट्स है उसका एक सिंबल होता है ना, और जो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सबका एक फॉर्मूला होता है। तो हम केमिस्ट्री में उन सिंबल्स और उन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एन इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन एंड वाटर रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म वाटर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, H2 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म H2O। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, और इसने क्या फॉर्म किया, वाटर। H2 है सिंबल फॉर हाइड्रोजन, O2 इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन एंड H2 इज द सिंबल फॉर वाटर, है ना। अब एक और इक्वेशन देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम, Mg किसका सिंबल है, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो वो किस तरफ लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट्स। अब इस रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद क्या बना, दैट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं। ओके, ये तो हो गया। अब इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं टू स्टेट द स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। इनके स्टेट्स ऑफ मैटर को बताने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, है ना, एंड AQ फॉर एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो पानी में घुली हुई है। ठीक है, उसको हम एक्वस कहते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, वाटर गैसियस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन क्या है, गैसियस फॉर्म में है ना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग करना। ठीक है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त कि हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ओके, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जितने एटम्स हमारे लेफ्ट साइड में है उतने ही हमारे राइट साइड में होने चाहिए। ठीक है, मतलब जितना एटम हमारे रिएक्टेंट का है उतना ही हमारा एटम प्रोडक्ट का बनना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो जैसे हमने पहला इक्वेशन लिया था, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या देता है हमें, वाटर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, है ना, हाइट, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो अब ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन का, वहां पे 1 है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इस यहाँ पे 2 लिखने से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 × 2 4, हाइड्रोजन क्या हो गया, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बस 2 है, फिर से इम्बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, चलो। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 × 2 = 4, है ना, हाइड्रोजन 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेकेंड एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमने लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो इस इक्वेशन में हम देखें सेम, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। अब 2 रखने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो चुका है क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, वहां मैग्नीशियम क्योंकि 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 कर देते हैं। तो क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब ये बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, है ना। तो अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, यहाँ पे Fe कितना है, 1 ही है, इसको हम 3 कर देते हैं। ठीक है, हो गया बैलेंस 3 Fe। अब यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन बस 1 ही है ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 4H2O कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया, आयरन 3 बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो चुका है ना। अब बचा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टेंट में अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो हमें क्या मिला, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो अब ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, C3H8 प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है बेसिकली। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन कितना है, 3 है, वहां पे कार्बन क्या है, प्रोडक्ट में कार्बन 1 ही एटम है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, कार्बन 3 हो गया, यहाँ पे भी कार्बन 3 है, कार्बन बैलेंस हो चुका है ना। अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 ही एटम्स हाइड्रोजन के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 4 अगर लगा दे तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 4 2 8, इधर भी हाइड्रोजन 8 है। अब ऑक्सीजन अगर हम देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 3 2 6 एंड प्लस 4 कितना हो गया, 10, है ना। यहाँ पे 3 2 6 और यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 है, तो अगर अब यहाँ पे हम 5 लगा दें तो कितना हो गया, 5 2 10। तो ये भी बैलेंस हो चुका है पूरा, है ना। कार्बन के 3, वहां पे भी 3, हाइड्रोजन के 8, यहाँ पे 4 2 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 2 10 और इधर भी 4 प्लस 3 2 6 6 प्लस 4 10। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बैलेंस करने के लिए सिर्फ हमें देखना है कि रिएक्टेंट्स में जितने हमारे एटम्स है उतने ही हमारे प्रोडक्ट्स में एटम्स होने चाहिए एलिमेंट्स के। ठीक है, बस यही चीज हमें बैलेंसिंग में देखना होता है और हमारा केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगे। ओके, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको चेक करना है हमारा LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स के एटम्स शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के एटम्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये था हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसा नाम बोल रहा है, जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनता है, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, 2 reactants or more than 2 reactants react together to form a product। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल में 2H2 plus O2 gives
2H2O, ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट जो है दो या तीन प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में 2 या 3 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है वो 2 या 3 प्रोडक्ट में टूटता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स होता है, जैसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि हीट के वजह से जब कोई प्रोडक्ट टूट जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसमें ये किससे होता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये हीट के वजह से ये CaCO3, CaO और CO2 में टूट जाता है। इसमें एक और एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें टूटता है सोडियम कार्बोनेट H2O कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से टूटना। तो इसमें एग्जांपल क्या है, 2H2O किसमें टूट जाता है, 2H2 एंड O2। ठीक है, चाहे तो हम इसका स्टेट भी लिख सकते हैं, वैसे ये लिक्विड में है, ये गैस और ये गैस। ठीक है, फिर 2NaCl, ये किसमें टूट जाता है, 2Na प्लस Cl। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फोटॉन्स के वजह से टूटना, दैट मीन्स सनलाइट या लाइट या यूवी लाइट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट के वजह से सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में, AgCl सॉलिड फॉर्म में। ओके, इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2 लिक्विड फॉर्म में, ये लाइट के वजह से इसमें कन्वर्ट हो जाता है 2H2O प्लस O2। ठीक है, ये लिक्विड और ये गैस। सो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज का एक खेल है। यहाँ पे एक एलिमेंट जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग या रिएक्टिव होगा वो दूसरे एक एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जांपल, Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ना। कॉपर सल्फेट जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, लेकिन जब हम उसमें आयरन डाल देंगे तो ये ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयरन जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को अपनी जगह से हटा के उसकी जगह ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, और कॉपर अलग हो जाएगा और फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अलावा एक और रिएक्शन देखते हैं, जिंक प्लस 2HCl gives ZnCl2 प्लस H2।
तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसने हाइड्रोजन की जगह ले ली, ठीक है, हाइड्रोजन को HCl से हटा दिया और खुद हाइड्रोजन की जगह ले लिया और जिंक क्लोराइड बना दिया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों कंपाउंड के जो आयन्स है वो स्वैप कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल, और बेसिकली ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक जो आयन जिसने स्वैप किया है, एक कंपाउंड जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो पानी में घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है बेसिकली, ठीक है। तो अक्सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं। सोडियम जो है बेरियम की जगह ले रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और बेरियम जो है वो सोडियम की जगह लेके बेरियम सल्फेट बना रहा है, ठीक है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है वो बेसिकली पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, ठीक है। एक और देखते हैं एक और एग्जांपल है 2Ki प्लस PbNO3 twice gives 2KNO3 प्लस PbI2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो PbI2 है ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, लेड आयोडाइड, जो कि येलो पीपीटी होता है, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म है पीपीटी। तो अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो और एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे क्या है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक बेस NaOH जो HCl एसिड के साथ मिलकर क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसको हम क्या जानते हैं, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई पीपीटी फॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह ले रहा है और हाइड्रोजन जो है सोडियम की जगह ले रहा है, ठीक है। सोडियम क्या बन रहा है, हाइड्रोजन की जगह लेके NaCl और हाइड्रोजन ने सोडियम की जगह लेके वाटर बना लिया, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर हम देखें, सोडियम सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे कोई पीपीटी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे गैस फॉर्मेशन हो रहा है H2S, ठीक। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह ले रहा है और हाइड्रोजन जो है वो सोडियम की जगह ले रहा है। सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह लेके NaCl बना लिया और हाइड्रोजन ने सोडियम की जगह लेके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना लिया, ठीक है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेसिकली हमने देखा कि कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, 4, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो या तीन रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है, कंबाइन हो जाता है बेसिकली। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट जो है वो टूट के 2 या 3 प्रोडक्ट देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग या रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह से हटा के सॉल्ट बना लेता है अपना, ठीक है। और 4th डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों कंपाउंड के आयन्स है वो एक दूसरे के साथ स्वैप कर लेते हैं, ठीक है। और ये होते हैं 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी चेंज। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें एनर्जी चेंज जरूर होती है, ठीक है। या तो एनर्जी रिलीज होता है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो एनर्जी चेंज के हिसाब से हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, एग्जिट हीट, ऐसे याद रख सकते हैं आप। हीट क्या होती है, एग्जिट होता है, ठीक है। या बोल सकते हैं हीट इज रिलीज्ड, या एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, हीट या एनर्जी। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एग्जिट हो रही है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट का रिलीज होना या एग्जिट होना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे नेचुरल गैस का जलना, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का जलना, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2 प्लस हीट या एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है,
हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये मिलकर क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड एनर्जी इज रिलीज। तो ये दो हमने एग्जांपल देखे जहां पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो ये दोनों कौन सी रिएक्शंस है, ऐसे इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ओके। अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है एंटर होना, अंदर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एंटर करेगा, ठीक है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब होगी, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पे एक चीज होता है, टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, फोटोसिंथेसिस पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, और क्या दे रहा है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये है हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, है ना, ये है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है ना, ऑक्सीजन गेन करता है। और रिडक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीजन लूज करता है कोई सब्सटेंस, ठीक है। या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन लूज करता है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है। और एक तरीका है क्या, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें, ऑयल रिग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां ऑक्सीडेशन होता है, और जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहां रिडक्शन होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन लूज करता है तो रिडक्शन होता है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। मतलब जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ना। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है अपने सॉल्ट से। तो जो भी है हम रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, जिंक में। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव, एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो रही है, ठीक है। और रिडक्शन किस में हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए टू फॉर्म कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही इस रिएक्शन में हो रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या है, तो आपने देखा होगा कभी भी कि कोई मेटल अगर हम खुला छोड़ दे उसको, या बारिश में छोड़ दे, तो वो जो है वो खराब होने लगती है ना। आपके जो पुराने साइकिल होंगे उनमें जंग लग जाती है ना, रखे रखे पड़े बड़े जंग लग जाती है। क्यों होता है ऐसा, ये होता है कोरोजन। जब कोई भी मेटल जो है वो किसी मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से वो मेटल खराब होने लगती है ना। तो जैसे आयरन जो है, आयरन में क्या होता है, रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जो हमारी आयरन के पार्ट है उसको अगर हम बारिश में छोड़ दे या खुली हवा में कुछ दिन छोड़ दे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और आयरन जो है वो खराब हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो ये है हमारे कुछ कोरोजन के एग्जांपल विथ इक्वेशन, ओके। तो 4Fe plus 3O2 plus XH2O gives 2Fe2O3 dot XH2O, ये है फॉर्मूला फॉर रस्ट,
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आयन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से क्या बना देता है, रस्ट फॉर्म कर लेता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, 2Ag plus H2S gives Ag2S plus H2. सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सिल्वर जो है वो जब हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी ट्रेसेस में पाए जाते हैं, उसके कांटेक्ट में आता है तो वो सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस देता है। सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टार्निशिंग। ठीक है, और हम कहते हैं सिल्वर टार्निश हो गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो हमारे सिल्वर ऑर्नामेंट्स है वो क्या होता है, धीरे धीरे जब हम उसको पहनते रहते हैं धीरे धीरे वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। फिर थर्ड एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बेसिकली हम देखेंगे एल्यूमिनियम के बर्तन जो हम यूज करते करते उसमें आप देखना कि यूज करते करते उस पर एक लेयर आ जाती है व्हाइट कलर की। तो वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे हम देखेंगे एल्यूमिनियम में जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर आ रहा है वो एल्यूमिनियम को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन की वजह से वो एल्यूमिनियम का आगे ऑक्सीडेशन को होने से बचा देता है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनता है। लेकिन आयन के केस में ऐसा नहीं है। आयन में जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो रस्ट फॉर्मेशन करता है जो कि आयन को खराब कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा कोरोजन। अब रेंसिडिटी क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब भी हम चिप्स खाते हैं तो चिप्स के पैकेट जो होते हैं वो एयर से भरे हुए होते हैं। तो बेसिकली वो एयर नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। एयर क्यों नहीं होता, अगर हम एयर भरेंगे चिप्स के पैकेट में तो चिप्स में जो ऑयल्स प्रेजेंट है वो ऑयल जो है एयर के साथ ऑक्सीडाइज होके जो है एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड तैयार कर लेता है और इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, एक उस स्मेल को हम कहते हैं रेंसिड स्मेल और रेंसिडिटी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तभी नाइट्रोजन हम उसमें भरते हैं। तो नाइट्रोजन भरने से क्या होता है, चिप्स के ऑयल्स जो है वो रेंसिड नहीं होते और चिप्स जो है वो ज्यादा दिन तक अच्छे रहते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। वहीं अगर हम एयर भरेंगे तो क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी होता है तो चिप्स के ऑयल जो है उसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो फॉल स्मेलिंग करने लगेंगे, इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्लियर हो चुका है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Why is it necessary to rub a magnesium ribbon with sandpaper before burning it in air? ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो उससे पहले उसको सैंड पेपर से रब करना जरूरी क्यों होता है। तो ऑप्शन क्या है, टू मेक द रिबन शाइनी फॉर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के लिए रिबन को शाइनी करने के लिए। बी, टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस, तो उसके सरफेस से जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसको हटाने के लिए। थर्ड, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिबन, रिबन की टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। डी, टू रिमूव द मॉइस्चर प्रेजेंट ऑन द रिबन, रिबन पे मॉइस्चर जो है उसको हटाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट्स बी। ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम क्योंकि एक मेटल है उसमें भी क्या होगा कि कोरोजन होगा, ऑक्सीडेशन होगा मैग्नीशियम का बेसिकली एयर में, और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जैसे कि एल्यूमिनियम पे बनती है। ठीक है, उस अगर हमें मैग्नीशियम को एयर में बर्न करना है, उसका केमिकल रिएक्शन करना है, तो उससे पहले हमें उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसके सरफेस को उसको पहले हटाना पड़ेगा। तो आंसर क्या है इसका, टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। MgCO3 gives MgO plus CO2. B, 2H2 plus O2 gives 2H2O. C, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. And D, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2. ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर है, देखिए करके देखते हैं। MgCO3 gives MgO plus CO2, ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, एक रिएक्टेंट MgCO3 सॉरी वो MgO और CO2 में टूट गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2H2 plus O2 gives 2H2O, यहाँ पे
कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। DNaOH प्लस HCl की NaCl प्लस H2O, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले ही बता चुकी हूँ। NaH की जगह ले रहा है और H Na की जगह ले रहा है, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और Fe प्लस CuSO4 के FeSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पे क्या हुआ, Fe ने Cu की जगह ले ली, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से उसने कॉपर को अपने कॉपर सल्फेट से हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली उसने। तो आंसर क्या है, सी, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक का मतलब मैंने क्या बताया था, हीट एग्जिट हो रहा है, दैट मीन्स रिलीज हो रहा है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहां पे हीट रिलीज हो रहा है। पहला, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, सेकेंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड, थर्ड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फोर्थ सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, यहाँ पे क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे एनर्जी हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, घर में कभी चूना घोला है आपने, अगर आप चूना घोलेंगे तो देखेंगे कि जो जिस कटोरी में या जिस कंटेनर में आप चूना घोलोगे पानी में, वो कंटेनर गर्म पड़ जाता है। ठीक है, तो क्विकलाइन बेसिकली क्या है, क्विकलाइन चूना जो हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो उसमें भी बहुत हीट या एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि एसिड में कभी पानी नहीं डालना चाहिए, पानी में एसिड ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाला जाता है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप एसिड में, ज्यादा एसिड में पानी डाल दोगे तो एकदम से हीट रिलीज आउट होगा और उससे आपको बर्न भी हो सकता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वाटर में 1-2 ड्रॉप करके धीरे धीरे एसिड को डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं। तो क्या होता है, जो हीट रिलीज होता है वो वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करती जाती है। ओके, थर्ड है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर को इवेपोरेट होने के लिए क्या जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना। वाटर को इवेपोरेट करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा तभी वो इवेपोरेट होगा। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी सेम है। कपूर को जब हम गर्म करते हैं तभी तो वो सबलाइम होती है, तभी तो वो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट हो जाना डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज, है ना। तो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में भी एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर कौन सा होगा, ए, 1 और 2। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ इक्वेशंस नहीं होती है, ये बदलाव की कहानी है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ल्यूमिनो साइंस, वेयर क्यूरियोसिटी मीट्स क्लैरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।